हाँ जी, गुड आफ्टरनून। चलो ऐसा करते हैं बेटा, हम सब ना पेज नंबर 10.42 पर आ जाते हैं। पेज नंबर 10.42 पर हम सब आ जाते हैं। तो जब आप पेज नंबर 10.42 पर आओगे तो वहां पर ना आपको एक टॉपिक दिखेगा, मतलब 10.43 पर हो सकता है, 44 पे। अच्छा ठीक है, वो पेज नंबर 10.44 पर ना आपको एक टॉपिक दिखेगा, पावर्स ऑफ ऑडिटर्स। दिख पा रहा है? पहले ये बताओ आप सब, है ना? तो आप सब मेरे साथ एक हेडिंग बनाओ। आप सब मेरे साथ एक हेडिंग बनाओ। क्या हेडिंग बनाओगे आप? पावर्स ऑफ ऑडिटर या राइट्स ऑफ ऑडिटर। आप हेडिंग बना सकते हैं मेरे साथ। क्या? पावर्स ऑफ ऑडिटर, या फिर आप क्या हेडिंग भी बना सकते हैं, राइट्स ऑफ ऑडिटर। यानी हम ऑडिटर के अधिकारों की बात करेंगे। ऑडिटर के अधिकार की बात करेंगे। तो उसका पहला अधिकार जो है वो क्या है? राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। पहला अधिकार उसका क्या है? राइट टू हैव एक्सेस, यानी वो देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। किस चीज पर एक्सेस कर सकता है? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर और उनके वाउचर्स पर। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो पहला आप क्या लिखेंगे? उसका राइट टू हैव एक्सेस, राइट टू हैव एक्सेस टू, अभी रुकेंगे, यहां लिखने के बाद रुकेंगे एक बारी। अच्छा, जो जनता लेट आई है उन्हें बता देते हैं। हम सब पेज नंबर 10.44 पर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑडिटर के अधिकारों की बात कर रहे हैं, ऑडिटर की पावर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें से पहली पावर अभी मैंने लिखनी स्टार्ट करी है, राइट टू हैव एक्सेस टू। देखो क्या लिखा हुआ है सेक्शन में, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन जो बनकर आया था वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर आपसे सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं इसको पूरा लिखवाऊंगा। मैंने अभी जब जान के थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया। क्यों लिख के छोड़ दिया उसका रीजन आपको थोड़ी सी देर में स्प्राइट हो जाएगा। इधर आओ, स्प्राइट मतलब क्लियर। इधर आओ, कह रहे एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। बेटा देखो यहां पर हमेशा हमारा क्लाइंट, कंपनी सेक्ट में हमेशा हमारा क्लाइंट कंपनी ही होगा, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड लॉ पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ऑडिटर कंपनी का ही ऑडिट करने जा रहा होगा। तो कह रहे सभी कंपनी के ऑडिटर के पास क्या होता है? शेल, है ही है। क्या? राइट टू एक्सेस, क्या? एट ऑल टाइम, कभी भी। किस चीज को राइट टू एक्सेस है? मतलब वो देख सकता है किन सब चीजों को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और किनको? ध्यान रखना, और किनको? चाहे कंपनी के वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़े हुए हैं या कहीं और पड़े हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो क्वेश्चन आया था, इधर जरा ध्यान देंगे बच्चे आप सब। एक जो क्वेश्चन आया था आप जरा सुनना। हुआ क्या था? हुआ क्या था बेटा कि ऑडिटर ना कंपनी की मिनट्स बुक देखना चाह रहा था, मिनट्स देखना चाह रहा था। सर व्हाट इज मिनट्स? मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं। कंपनी के अंदर कोई भी मीटिंग होती है ना, कंपनी के अंदर क्या होती है? कोई भी मीटिंग, उस मीटिंग की एक समरी बनती है कि मीटिंग में एक्चुअल में हुआ क्या क्या था, कौन सी डिसीजन ली गई, कौन कौन आए थे, वो सब बातें ना एक जगह लिखी जाती है, तो उसको हम कहते हैं मिनट्स बुक। तो ऑडिटर ना मिनट्स बुक देखना चाह रहा था। ऑडिटर कह रहा है मुझे मिनट्स बुक दिखाना अपनी। कंपनी ने मना कर दिया उसे। किस चीज के लिए मना कर दिया? कि देखो सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आप क्या देख सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं और वाउचर्स। मिनट्स तो कहीं लिखे नहीं हुए, मिनट्स तो कहीं। तो देयरफॉर आपके पास मिनट्स देखने का अधिकार ही नहीं है, और हम आपको ये देखने के लिए अलाउड भी नहीं करेंगे। मीटिंग है, सो अपनी पर्सनल बातें हमारी हुई है, हम आपको क्यों बताएं? बताओ बेटा, आपके हिसाब से ये क्वेश्चन आया था, कंपनी ठीक है या ऑडिटर ठीक है? ये अच्छी सिचुएशन में मुझे डाल देते हो, कुछ कंपनी बोल देंगे और कुछ
ऑडिटर, ठीक है ना, और जवाब है ऑडिटर, ठीक है। कई कंपनी वाले अब बताओ क्या करें, मैंने भी ऑडिटर ही कहा था, ये तो मैंने बोलना था, ये तो उससे पहले ही सर ने बोल दिया, ठीक है मैं समझ गया बेटा। भाई ऑडिटर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर इंक्लूडिंग मिनट्स बुक भी देखने का अधिकार है। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ना थोड़े टाइम बाद इसका पेज नंबर याद रखना अब है, आप मत कहीं जाना। मैं आपको ना एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, चलो यही बात कर लें, मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा एक अकाउंट्स ऑफ कंपनी का। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी में ना एक वर्ड दिखाता हूं मैं आपको, हम ना एक डेफिनेशन पढ़ेंगे बुक्स एंड पेपर्स की। तो बुक्स एंड पेपर्स में क्या क्या आ जाता है, बुक्स एंड पेपर्स में आ जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्रीमेंट्स यानी डीड्स, वाउचर्स, कोई भी राइटिंग में डॉक्यूमेंट्स है, मिनट्स हैं, रजिस्टर है, ये सब बुक्स का पार्ट होते हैं। तो देयरफॉर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में लिखा है आपके पास बुक्स को देखने का अधिकार है, तो इट मींस आपके पास ये सब देखने का भी अधिकार है। तो कंपनी तुम्हारी कंटेंशन क्या थी यहां पर, गलत, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। बताओ जब मैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी में बुक्स एंड पेपर की डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा सेक्शन 2 क्लॉज 12 में। बोलो आपको पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिखा भी देता हूं, करेक्ट इनकरेक्ट में तो दिख ही रहा है आपको। ये देखो फिफ्थ वाला, देखो आपको समझ आ जाएगा। द ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी वांटेड टू रेफर क्या, मिनट्स बुक ड्यूरिंग द ऑडिट, बट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू शो द मिनट्स बुक टू द ऑडिटर। तो बताओ बेटा कंपनी ठीक कर रही है या गलत कर रही है, यही 0.5 हम पढ़कर देख लेते हैं। ये इनकरेक्ट है, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ने अधिकार दे रखे हैं, सेक्शन 143 ने ये अधिकार दे रखा है कि ऑडिटर के पास राइट्स है टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी एंड ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंपनी, देयरफॉर ही हैज अ स्टैट्यूटरी राइट टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आपको समझ आना स्टार्ट हुआ, यस यस और नो, बहुत बढ़िया। पहला अधिकार अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑडिटर के पास क्या है, राइट टू एक्सेस टू क्या क्या, लिखो ना फिर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार है, वाउचर्स भी देखने का अधिकार है, इंक्लूडिंग मिनट्स बुक भी। ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी। बोलो आपको बात समझ आ रही है पक्का वाली। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बच्चे। अच्छा इसके पास सिर्फ यही अधिकार नहीं है, दूसरा अधिकार इसके पास क्या है, ये बेटा कंपनी के एम्प्लॉयज से नेसेसरी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है। मतलब सबूत इकट्ठा करने होते हैं इसको, ऑडिटर को सबूत इकट्ठा करने होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल, बेटा आपका नाम निर्भय, मैं कह रहा हूं निर्भय को सच्ची में निर्भय है, मतलब किसी भी बात का डर नहीं है, ये नहीं डरता, या मैंने इसको उल्टा कह दिया, मैं कह ये तो डरपोक है, निर्भय को मैंने कह दिया ये तो डरपोक है, तो बताओ ये आगे से चीख उठा, ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैं कहा मेरे पास सबूत है, ये देखो 10 बच्चे, यानी मैं सबूतों के बेसिस पर ही किसी पे इल्जाम लगा सकता हूं, यस और नो। और सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 10 लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, कंपनी के एम्प्लॉय और ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। तो यहां पर यही बात तो कहना चाह रहे हैं वो, क्या, ऑडिटर के पास क्या है, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, बोला पड़ेगा, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो यानी सेकंड अधिकार यही है, ही इज एंटाइटल्ड to require from the officer of the company such information and explanation as auditor may consider necessary for the performance of his duty as an auditor। यानी इसके बाद right to obtain what, right to obtain what,
इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन किससे? फ्रॉम द ऑफिसर, फ्रॉम द ऑफिसर ऑब्लिक एम्प्लॉय ऑफ द, ज्यादा पानी कम पानी, कम ही सही रहता है, कम पानी। दो पॉइंट समझ आ गया आपको? उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, मिनट्स बुक देखने का अधिकार है, तो मिनट्स बुक पे यात्री कृपया ध्यान दें, ये क्वेश्चन बन सकता है ना? तो जहां पर भी ये सिंबल बन जाए इसका मतलब है यात्री कृपया ध्यान दें, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा, ऑडिटर के पास ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी से इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन लेने का भी कौन सी कार है? वेरी गुड, होनी भी चाहिए, पूरी नहीं तो आधी सही, कार तो है। थर्ड पॉइंट भी आपको समझ आ जाएगा। इतना ही नहीं, अगर मैं आपसे एक बात करूं, इधर ध्यान देना, ये बेटा होल्डिंग कंपनी है और इसकी कुछ सब्सिडरीज भी हैं, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, और इसकी कुछ एसोसिएट्स कंपनी भी हैं, और इसका कुछ कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर्स भी है। अब मेरा पॉइंट एक आप जरा सुनना, जो एच कंपनी है ना, जो कौन सी कंपनी है? एच, ये दो तरह के अकाउंट्स बनाएगी। कितने तरह के अकाउंट्स बनाएगी? दो तरह के। एक बनाएगी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलना पड़ेगा, क्या बनाएगी? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये सिर्फ अपने ही अकाउंट्स बनाएगी, यानी इसमें सिर्फ एच की बातें ही लिखी जाएंगी। और एक वो बनाएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जयकारा आण दो, एक वो क्या बनाएगी? जो इसमें क्या होगा? एच प्लस एस, यानी होल्डिंग कंपनी की भी बातें होंगी और सब्सिडरीज की भी होंगी, उसके अलावा एसोसिएट्स की भी होंगी और जॉइंट वेंचर्स की भी होंगी। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो मेरा आपसे एक है, जब मैं कंसोलिडेटेड, मैं एच का ऑडिटर हूं, मैं जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा हूंगा, तो भैया इसके अंदर तो सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स की भी इंफॉर्मेशन है, वो ठीक है या नहीं? उसके लिए अगर ऑडिटर को सब्सिडरीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, वाउचर देखने हैं, तो क्या ऑडिटर को यह अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यही तो थर्ड पॉइंट है। ऑडिटर के पास क्या है? एक्सेस टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ इट्स subsidiary. The auditor of a company which is a holding company shall also have a right to access the records of all its subsidiaries and associate companies so far as it relate to the consolidation of financial statement with that of the subsidiaries and associate company. Consolidation purpose के लिए उसको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो जे कोई शक नहीं करी, चेक नहीं, किसके रिकॉर्ड्स को देखकर? सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स को देखकर। तो इसलिए थर्ड अधिकार इसके पास जो आ रहा है, आण दो, कौन सा? राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, राइट टू हैव एक्सेस, राइट टू हैव एक्सेस all the records of किसका? subsidiaries and associates for the purpose of consolidated financial statement। बोलो, समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? हाँ जी, राइट समझ आने स्टार्ट हुए आपको? अब एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, अब ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। अब मैं आपको एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन करा रहा हूं, ड्यूटीज।
बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ड्यूटीज़ पे एक क्वेश्चन पूछने का, और आपको ड्यूटीज़ बहुत अच्छे ढंग से समझ भी आएंगी। बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी ही पेज पे आपको दिखना स्टार्ट हो रही होंगी ड्यूटीज़। दिख पा रही हैं? पहले ये बताओ, आवाज़ में दम नहीं है, यस या नो? चलो फिर ड्यूटी स्टार्ट करते हैं, और बहुत बढ़िया ड्यूटी से स्टार्ट करते हैं। करें, स्टार्ट करें। ये देखो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर दिख रहे हैं, तो आप सब इसकी हेडिंग बनाते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की अगर मैं पहली ड्यूटी की आपके साथ बात करूं तो उसका नाम है ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। सारे बच्चे बोलेंगे क्या है? ड्यूटी टू इंक्वायरी। सारे बच्चे बोलेंगे क्या? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेम टॉपिक ऑडिट में भी, हमारा ऑडिट रिपोर्ट में भी आता है। मैं यही लिखवा दूंगा आज आपको, ताकि जब ऑडिट में वो टॉपिक आएगा आप कहोगे हमने करा हुआ है। ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। एक बार सारे बच्चे बोलेंगे क्या है? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। स्टार्ट करें इसकी कहानी, सुनो फिर। ऑडिटर तू कुछ कर या ना कर, पर ये तो जरूर करियो, इन मैटर पर पूछताछ तो जरूर करियो। किन मैटर पर पूछताछ जरूर करियो? ये रहे वो मैटर्स, ये रहे वो मैटर्स जिन पर ऑडिटर तुझे पूछताछ करनी ही करनी है। द ऑडिटर शैल इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर्स। और इन सब मैटर्स को लर्न करने का तरीका बहुत ही आसान सा बना रखा है। बनाए तो पहले आप बोल दो, हमने पढ़ना क्या स्टार्ट करा? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, और इसका निमोनिक है LIC की पर्सनल एंट्री। एक बार जकार लगाओ, क्या है? LIC की पर्सनल एंट्री। लिख लो एक बारी, इससे आपको देखना सारा पॉइंट्स ब्राइट हो जाएंगे। LIC की पर्सनल एंट्रीज। स्टार्ट करें कहानी। देखो ऑडिटर तुम्हें कुछ इंक्वायरी करनी है, यानी तुम्हें इन सब बातों पर क्वेश्चनिंग करनी है क्लाइंट पर। जब तुम कंपनी का ऑडिट करने गए हो तो तुम्हें इन सब मैटर पे क्वेश्चनिंग करनी है। जैसे पहला हो गया L से आ गया लोन्स एंड एडवांसेस। बोलना पड़ेगा, L से क्या आ गया? मजा नहीं आ रहा, L से क्या आ गया? सर ये क्या है लोन्स एंड एडवांसेस? कंपनी ने ले रखे हैं या कंपनी ने किसी को दे रखे हैं? कंपनी ने किसी को दे रखे हैं, यानी वो उधार जो कंपनी ने आगे किसी और को दे रखा है। यानी हमारी कंपनी तो बहुत अमीर है, बहुत पैसा, लोगों को उधार बांटती फिर रही है। समझ रहे हैं आप? तो यह लिख लो नीचे, कंपनी ने किसी और को, कंपनी ने किसी और को लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं। इस मैटर से रिलेटेड ऑडिटर कुछ इंक्वायरी करेगा। इन मैटर से रिलेटेड ऑडिटर कुछ इंक्वायरी करेगा। जैसे पहली इंक्वायरी, क्या आपने ये उधार सिक्योरिटी के बेसिस पे दिया है किसी को? और अगर दिया है तो क्या सिक्योरिटी सफिशिएंट है या नहीं? यानी आपने जो उधार दिया है, कंपनी जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, क्या वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं? ऑडिटर ये बात पर इंक्वायरी क्वेश्चनिंग तो करेगा ही करेगा। तो पहला आ गया, पहला प्रॉपरली सिक्योर्ड और नॉट, यानी प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं। दूसरा, यह देखो उधार देते वक्त आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो। जब आप किसी को उधार दे रहे हो तो आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो। बोलना पड़ेगा, जब आप उधार दे रहे हो तो आप कुछ टर्म्स एंड। मेरा आपसे एक सवाल है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप रख रहे हो,
कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है। मतलब मान लेते हैं हम बोल रहे हैं सबको 2% पर कंपनी ने उधार दिया है और कह रही 2% इंटरेस्ट देना, बताओ इंटरेस्ट का रेट सही है? इससे तो कंपनी का भी घाटा है और कंपनी के मेंबर्स का भी क्या है, घाटा। तो ऑडिटर इस बात की भी इंक्वायरी करेगा, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्रिजुडिशियल। व्हाट इज प्रिजुडिशियल? हार्मफुल। व्हाट इज प्रिजुडिशियल? हार्मफुल अगेंस्ट। कहीं जिन शर्तों पर आप क्या दे रहे हो, जिन शर्तों पर आप क्या दे रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेस, कहीं वो शर्तें प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर तो नहीं है, मतलब अगेंस्ट द, हार्म तो नहीं पहुंचा रही। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये बात की ऑडिटर ने क्या करनी है, इंक्वायरी। बोलना स्टार्ट करो, इस बात की ऑडिटर ने क्या करनी है, इंक्वायरी। क्या इंक्वायरी करनी है, जल्दी बताओ। पहला क्या, कि वेदर द, या ऐसे लिखो, टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रिजुडिशियल समझ गए, हार्मफुल अगेंस्ट में, to the interest of the कंपनी या उसके मेंबर तो नहीं है। और लास्ट, कहीं दिया तुमने उधार है और दिखा रहे हो डिपॉजिट। कहीं दिया तुमने उधार है किसी को, पर शोन एज डिपॉजिट तो नहीं कर दिया, शोन एज डिपॉजिट तो नहीं कर दिया। ऑडिटर इस चीज की भी क्या करेगा, इंक्वायरी। शोन एज डिपॉजिट तो नहीं किया। देखो, जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं कंपनी ने करे हैं, कहीं हमने उसको शोन एज डिपॉजिट तो नहीं कर दिया। ऑडिटर इस बात की भी क्या करेगा, जल्दी बताओ, इंक्वायरी। बोलना पड़ेगा, ऑडिटर इस बात की भी क्या करेगा, किस बात की इंक्वायरी करेगा, जल्दी बताओ। ऑडिटर इस बात की भी इंक्वायरी करेगा कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं, कहीं उसको डिपॉजिट के रूप में तो नहीं दिखा दिया। दिया लोन है, दिखा रहे हो डिपॉजिट, पैसा जमा करवाया। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ, LIC में एल से हमारा हो गया लोन्स एंड एडवांसेस, ये कंपनी ने लिए हैं या दिए हैं? आवाज में दम नहीं, ये कंपनी ने उधार लिया है या दिया है? तो अगर कंपनी ने उधार दिया है, बोलना पड़ेगा, अगर कंपनी ने उधार, ऑडिटर को 3 मैटर पर इंक्वायरी करनी है। पहला, क्या वो उधार प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, बोलना आपको पड़ेगा, क्या वो उधार प्रॉपरली, और कहीं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर तो नहीं है। और तीसरा, कहीं उसको शोन एज डिपॉजिट तो नहीं करा हुआ। चलो मैं वैसे बात करता हूं निर्भय से। निर्भय, अगर आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऐश करेंगे। कह रहे हम ऐश करेंगे। कितने पैसों की उसमें से ऐश करेंगे? 5 करोड़ कह रहे, मैं 5 करोड़ रुपए तो उड़ा दूंगा और बोलूंगा जट पैदा होया सिर्फ जौन वास्ते, और बाकी 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बाकी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट क्यों कर पाओगे, क्यों करोगे? कि रिटर्न मिले। यही बात मैंने निकलवानी थी। आ जाओ, हर बंदा इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि 2 पैसे बढ़कर मिले चीज। लेकिन इस साल अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है लॉस पर, तो कंपनी से क्वेश्चन करना, पूछना बनता है या नहीं कि तुमने लॉस पे क्यों बेची? लोग तो इन्वेस्टमेंट किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट पर, और तुमने लॉस पर क्यों करी? इस मैटर पर भी ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। तो यानी ऑडिटर क्या देखेगा? सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा, क्या इस साल कोई इन्वेस्टमेंट भी की है? तो जवाब या तो आएगा जी हां या नहीं। अगर हां बिकी है तो यहां पर वो चेक करेगा क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पर बिकी है या लॉस पर। तो अगर प्रॉफिट पर बिकी है तो ओके, लेकिन अगर लॉस पर पूछिए तो ऑडिटर जानना चाहेगा, भाई तुमने लॉस पे क्यों बेच दी, हेलो तुमने लॉस पे क्यों बेच दी, जानना चाहेगा ऑडिटर। तो इस बात के लिए भी ऑडिटर इंक्वायर करेगा। तो यानी दूसरी इंक्वायरी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो आई से अपना क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट। बोलना पड़ेगा, आई से अपना क्या आ गया, ठीक है ना। देखो ऑडिटर क्या इंक्वायरी करेगा,
क्या इस बारी आपने इन्वेस्टमेंट जो है हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस विच इज क्या, क्या इस बारी आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी तो नहीं है जो आपने बेची हो किस पर, एट अ प्राइस लेस देन दैट एट विच दे वर परचेज्ड बाय द कंपनी। भाई उधार आपने इन्वेस्टमेंट बेची और वो भी नुकसान पर। लोग तो इन्वेस्टमेंट क्या किस लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बाय दिस, ठीक है बेटे, जो तुम्हारे को बड़े मुश्किल हुआ बोलने में वो मैंने सुन ली बेटे बात। चलो आओ, आई से आ गया क्या, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बोलना पड़ेगा आई से अपना क्या आ गया। तो बताओ ऑडिटर को क्या चेक करना है, यानी कहीं इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट तो नहीं है। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अगला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एलआईसी में। देखो सी से जो पॉइंट निकल कर आता है वो आता है कैश रिसीव्ड। एक बारी वर्ड बोलना पड़ेगा आपको, क्या, देखो बेटा जितने भी इस बारी शेयर्स अलॉट हुए हैं किसी को भी, क्या उसके अगेंस्ट में कंपनी को कैश रिसीव्ड हो गया है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है आपने बिना कैश आए किसी को शेयर्स अलॉट कर दिए, ये भी ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। तो एलआईसी की पर्सनल एंट्री में जो सी से पॉइंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर इशूड या शेयर अलॉटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ऑडिटर को क्या चेक करना है, क्या कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, एलआईसी में आप बोलना स्टार्ट करो। सबसे पहले लोन्स एंड एडवांसेस बोलना पड़ेगा, क्या, अच्छा लोन्स एंड एडवांसेस को कितने पार्ट्स में बांटा, 3। पहला प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, दूसरा कंडीशन प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स तो नहीं है। अच्छा फिर अगला कहीं शोन एज डिपॉजिट तो नहीं कर दिया। और आई से क्या था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अगर आपने इस बार इन्वेस्टमेंट बेची है तो कहीं वो लॉस पे तो नहीं बेची। और सी से क्या आ गया, कैश रिसीव, आपने जितने भी शेयर इस बार अलॉट करें उसके अगेंस्ट में कैश आ गया है या नहीं। एलआईसी की पर्सनल, मैं आपसे नॉर्मल बात पूछता हूं, आप में से किसी के फादर की घर के अंदर ही शॉप है, कई बार होती है ना, घर के अंदर ही आगे शॉप बनाई होती है, पीछे घर होता है किसी की, चलो कईयों की होती है जैसे, तो उसमें क्या होता है आप देखना, जो दुकान का सामान खरीदना होता है उसके लिए भी पैसे उसी के कैश बॉक्स से जा रहे होते हैं, यस और नो। और अगर मान लेते हैं मम्मी ने कोई सामान खरीदना, वो भी उसी कैश बॉक्स से पैसे निकालेंगी और खरीद लेंगी। मतलब बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस सेम जगह से चार्ज हो रहे हैं। जबकि हमारे अकाउंट्स में तो क्या बोला जाता है, बिजनेस के खर्चे ही बिजनेस में दिखने चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस चार्ज नहीं होने चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी यही है, कंपनीज एक्ट की भी यही रिक्वायरमेंट है। ऑडिटर ये चेक करेगा कहीं कोई पर्सनल एक्सपेंसेस P&L में, यानी P&L को यहां पर SPL यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं, तो ऑडिटर यहां पर ये कंफर्म करेगा क्या पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट में तो चार्ज नहीं हो गए। ये देखो ऑडिटर और क्या इंक्वायरी करेगा, कहीं पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो यहां पर यही है, पर्सनल से क्या आ गया, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल से क्या आ गया, पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं SPL में चार्ज तो नहीं हो गए।
पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं एसपीएल में चार्ज तो नहीं हो गए? हाँ जी, कुछ समझ आना स्टार्ट हुआ। और एलआईसी की क्या थी? पर्सनल एंट्री। और एंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सी एंट्री की बात कर रहे हैं? प्रीजुडिशियल एंट्री। और यहां पर प्रीजुडिशियल एंट्री से उनका क्या कंसर्न है? कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई फेक एंट्री तो नहीं है, झूठी एंट्रियां तो नहीं दिखा रहे आप सब। ये सब भी ऑडिटर क्या करेगा? इंक्वायर्ड करेगा, पूछेगा भाई ये एंट्री फेक लग रही है भाई, समझ आ रहा है? अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई एंट्री फेक है, प्रीजुडिशियल है, तो ऑडिटर उसकी भी इंक्वायरी करेगा ही करेगा। तो आपको याद हो चुकी है पहली ड्यूटी ऑडिटर की, क्या है? ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। सारे बच्चे बोलेंगे ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसलिए अब हम सेक्शन की लिस्ट पे चलते हैं। क्या आप मेरे साथ चल रहे हो? चलो फिर 143 सबसेक्शन 1 में पावर्स ऑफ ऑडिटर भी लिखी हुई हैं, प्लस पावर्स ऑफ ऑडिटर भी लिखी हुई हैं, प्लस ड्यूटी टू इंक्वायरी भी लिखी हुई है। पावर्स ऑफ ऑडिटर भी लिखी हुई है, प्लस ड्यूटी टू इंक्वायरी भी लिखी हुई है। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आई हैं आपको, है ना? वेरी गुड। आगे चलते हैं अब कहानी। हाँ जी, आगे चलते हैं, कहानी करते हैं और आगे बात। दूसरी ड्यूटी क्या है? दूसरी ड्यूटी उसकी क्या है? ऑडिटर तुम्हें रिपोर्ट बनाकर देनी है। दूसरी ड्यूटी की अगर मैं उससे बात करूं आपकी, तो वो क्या है? ड्यूटी टू द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द फॉलोइंग। किस किस पे? ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड डाउन बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। अभी आपको बात बताता हूं, देखो अगर आपने फर्स्ट क्लासेस वगैरह स्टार्टिंग में ढंग से अटेंड कर रखे तो आपको बात पता चलेगी। एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं। पहले बिजनेस का नाम बताना, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यानी वहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ध्यान दिया जाता है, अप्रूव किया जाता है, तो यानी वो पेश करी जाती होगी। तो यही तो बात बोल रहे हैं आप। पेश कहां पर? जो क्या कह रहे हैं, जो कंपनी की जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करी जाती हैं, वो सब पर ऑडिटर क्या बनाकर देगा? अपनी रिपोर्ट। तो यानी लिखना जरा, ऑडिटर की दूसरी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू मेक क्या? ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared by the मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो उसकी सेकंड ड्यूटी क्या है? उसे रिपोर्ट बनाकर देनी है। ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या आपको दो ड्यूटी समझ आ गई? पहली थी ड्यूटी टू इंक्वायरी अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, और दूसरी क्या है? ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तीसरी ड्यूटी अपने आप में ही क्वेश्चन है, अपने आप में। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शंस बोलना पड़ेगा। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, मतलब ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में ये सब बातें भी इंक्लूड करनी है।
ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शन, सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3, सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये भी अलग से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इंक्वायरी का आ जाता है वैसे इसका भी आ जाता है। ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शन अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। अब मैं आपको दिखा देता हूं पहले ड्यूटीज, इसको अपनी और प्रिंसिपल एजर्शन कितनी करनी होती है, ये देख पा रहे हो आप, 1 2 3, मतलब ऐसे ये चलते रहेगा। और उसके अलावा ये भी चल रही हैं अभी, ये भी चल रही हैं अभी, बस यहीं पर रुक जाते हैं। चले अब मैं आपको इसको बहुत आसानी से करवा दूं, बताओ जी बताओ, आओ जरा मैं इसको बहुत आसानी से कराता हूं। पहले आप मुझे थर्ड पॉइंट की हेडिंग, थर्ड ड्यूटी की हेडिंग बनाओ, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल एजर्शन। सारे बच्चे बोलेंगे ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन। और इसको ना एक लर्न करने का तरीका है, A B C D E चलो आ जाओ। इसी चीज के पैसे दिए क्या? घर पे जाके बोलना ये सीख कर आए हैं, फिर तुम्हें बताएंगे। ABCDEF प्लस अदर मैटर्स, एक बार निमोनिक इसका बोलेंगे, क्या है? ABCDEF प्लस अदर मैटर्स। सारे बच्चे आण दो, क्या? सारे बच्चे बोलेंगे क्या? सुनो जरा फिर, कह रहे हैं अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कह रहे हैं द ऑडिट रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट, मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट में ये सब भी होना चाहिए। जैसे पहले ए से अगर मैं बात करूं, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये भी बताएगा, देखो उसके पास अधिकार थी, पावर थी, किस चीज की पावर थी? टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो क्या उसे ऑडिट के दौरान सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो उसको चाहिए थी मिली या नहीं मिली, ये भी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एजर्शन, यानी मुख्य बातें। ऑडिटर कुछ मुख्य बातें भी बताएगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। तो ए से आ गया ऑल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड और नॉट। समझ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, या बेहोश हो? चाइनीज हो तुम, बेहोश का हो। ए से अपना आ गया ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड और नॉट। देखो हमारे पास पावर थी, हमने अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, तो उसके बाद हमें ये सब चीज़ें मिली या नहीं मिली। तो क्या आपको ABCDEF में ए से समझ आ गया? बोलो बेटा यस या नो? अच्छा जी, बी से बात करते हैं। बी से 2 पॉइंट है अपने, बी से अपने 2 पॉइंट है, और उनमें से पहले का नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले का नाम क्या है? आवाज में दम नहीं है, पहले का नाम क्या है? तो बी से अपना आ गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जरा देखना, कह रहे हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, क्या आपने जैसा लॉ ने आपको कहा था वैसा ही आपने मेंटेन करा या नहीं करा? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए आपको लॉ ने कहा था। मैं आपको एक और बात बताऊं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग होती हैं। जब मैं आपको अकाउंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, समझ आ रहा है या नहीं? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, ये रही सेक्शन 2 क्लॉज 40 में। तो यानी ये अभी के लिए तो आप मान सकते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सेम सी बात है, लेकिन मैं आगे जाकर आपको स्प्राइट कर दूंगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है। तो यहां पर किसकी बात हो रही है?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। तो क्या हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ रखी है या नहीं, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये भी बताएगा। समझ आ रहा है आपको? तो यानी बी से अपना क्या आ गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोलना पड़ेगा, बी से अपना क्या आ गया, आर इन कंप्लायंस विद लॉ एंड एएस। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आर इन कंप्लायंस विद लॉ एंड एएस। ऑडिटर को यह भी बताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यार देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो बीकानेर, हल्दीराम वगैरह आपने सुने, और इनके कितने आउटलेट्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, आप आप नहीं गिन पाएंगे, उनके बाद तो रिकॉर्ड हो गई। तो बताओ हर ब्रांच में बताओ बेटा, हेड ऑफिस का ऑडिटर का जाना पॉसिबल है या ए दिल है मुश्किल? हाँ, तो यहां पर ऑडिटर को यह भी बताना पड़ता है अपनी में, जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया, जिन ब्रांचेस में मैं जो बोलेगा उसका अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। क्या जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया, क्या वहां, ये कैसे सदा, ठीक है तुम चले जाना, तुम नहीं जा पाए, इतना गुस्सा जो तुम्हें आया, तुम चले जाना, ठीक है ना। जिन ब्रांचेस में आप नहीं जा पाए, तो उसकी अगर आगे बात करें, जिन ब्रांचेस में आप नहीं जा पाए अगर हम उसकी बात करें, तो ऑडिटर वहां से हमें समराइज रिटर्न मिली है या नहीं, उस ब्रांच की रिटर्न्स आती है। जैसे आपने समराइज रिटर्न, पूरे अकाउंट्स तो ब्रांच में ही बनते हैं, लेकिन ब्रांच को क्या भेजनी होती है, समराइज रिटर्न भेजनी होती है अपने हेड ऑफिस में। ऐसा मैं नहीं कहता, सेक्शन नंबर कौन सा, 128 अकाउंट्स ऑफ कंपनी का जब चैप्टर आएगा उसमें ये देखो लिखा भी हुआ है, हर ब्रांचेस को क्या करनी होती है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजनी होती है। कहां पर, ये देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस। जब मैं सेक्शन नंबर 128 पढ़ाऊंगा तो आपको ये और पॉइंट्स ब्राइट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस। तो बताओ बेटा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पर रखी जाएगी, इसकी प्रॉपर बुक्स आर केप्ट एट दैट ऑफिस। मतलब वो ब्रांच की बुक्स कहां पर रखी जाती है, ब्रांच में ही रखी जाती हैं, हेड ऑफिस में नहीं। लेकिन ब्रांच को क्या भेजनी होती है, समराइज रिटर्न। क्या भेजनी होती है, समराइज रिटर्न। किसको, हेड ऑफिस को। यहां पर कंपनी लॉ में क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है ना। और कैसे भेजनी होती है, एट क्वार्टरली। क्या ली, अच्छा कम पड़ नहीं, चलो आगे बात करेंगे। क्वार्टरली इंटरवल पर मैं पानी पी रहा हूं बेटा। हर ब्रांचेस को क्या भेजनी होती है, क्वार्टरली रिटर्न भेजनी होती है, समराइज रिटर्न अपने अकाउंट्स के बारे में। तो यहां पर ऑडिटर यही बताएगा, इस चैप्टर में, क्या जिन ब्रांचेस पे मैं नहीं जा पाया, क्या फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, उन ब्रांचेस की मेरे पास समराइज रिटर्न पहुंची या नहीं पहुंची, ठीक है ना। प्रॉपर रिटर्न एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। यानी जिन ब्रांचेस में मैं नहीं जा पाया, तो उनकी जो समराइज रिटर्न आती थी क्वार्टरली इंटरवल पर, क्या वो मुझे चेक करने के लिए मिली या नहीं मिली, ये भी ऑडिटर बताएगा। ये मुख्य बातें हैं। तो यहां से बी से हो गया ब्रांचेस नॉट विजिटेड, ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय कौन, और डी, ठीक है ना। तो उसकी समराइज रिटर्न रिसीव्ड और नॉट।
अगली बात करते हैं आपके साथ। देखो जी, अगला पॉइंट आ रहा है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट और P&L अकाउंट है आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न। जो आपने लेजर्स वगैरह बना रखे हैं, जो आप रिटर्न्स वगैरह बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है ना बैलेंस शीट, मतलब उनके अकॉर्डिंग ही बन के निकली है ना। ऐसा तो नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग बातें कह रही हैं और अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो अलग बातें कह रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ये आपको ऑडिटर को बताना होगा। क्या सी से आ गया कंपनी की बैलेंस शीट एंड एसपीएल, बोलना पड़ेगा कंपनी की are in agreement with company's books of accounts and return। मैंने आपको बताया ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग चीजें हैं, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? बताओ। हमारा निमोनिक पूरा क्या है, ABCDEF। तो अब मैं डी से बात करूंगा। जैसे देखो ऑडिटर की कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होती थी, ऐसे डायरेक्टर्स की भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में कोई डायरेक्टर ऐसा बैठा हुआ है जो डिस्क्वालिफाइड है लेकिन फिर भी कंपनी में काम कर रहा है? तो डी से आने जा रहा है डिस्क्वालिफिकेशन। किसकी डिस्क्वालिफिकेशन? डायरेक्टर्स की। यानी कहीं कोई ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर है तो डिस्क्वालिफाइड लेकिन फिर भी कंपनी में बैठा हुआ है, उसकी तो पोजीशन क्या हो जानी चाहिए? खाली हो जानी चाहिए, है ना। तो यानी डी से यही आ गया। वेदर, मैं भी लिखवा दूंगा, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। कहीं वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं था और फिर भी उसको अपॉइंट करके रखा हुआ है। तो यानी आपको क्या चेक करना है? डायरेक्टर कहीं डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 तो नहीं है। डायरेक्टर कहीं डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 तो नहीं है। चले आगे बातें करें। चलो, ई से कुछ पॉइंट कराने से पहले मैं ना आपको ऑडिट की एक चीज एक बताऊंगा चीज, वो आपको उससे आपको इजी समझ आ जाएगा। जब आप ऑडिट पढ़ेंगे ना तो ऑडिट में मेरे साथ एक चैप्टर पढ़ेंगे, ऑडिट में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ना मैं आपको एक बात बताता हूं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो ऑडिटर ना किस किस तरह के ओपिनियन दे सकता है वो भी हम पढ़ेंगे। उसको कहते हैं QAD, बोलना पड़ेगा, क्या कहते हैं? QAD। जब ऑडिट पढ़ाऊंगा तो उसमें आ जाएगा ये क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। यानी ऑडिटर 3 तरह के ओपिनियन देता है, या तो कभी कभी क्वालिफाइड देता है, ठीक है ना। ऑडिटर किस किस तरह के ओपिनियन देता है? कभी कभी क्वालिफाइड, कभी कभी एडवर्स और कभी कभी, समझ आ रहा है? कब क्वालिफाइड देगा, कब एडवर्स देगा, कब डिस्क्लेमर देगा, उसके लिए तो अलग से पैसे चार्ज करेंगे ना, बनता भी वही है। छापो छापो नोट छापो। आगे बात करेंगे। क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर, अलग अलग तरह के ऑडिटर क्या देता है? ओपिनियन। भाई जो भी ओपिनियन ऑडिटर दे रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन देगा या नहीं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यही बात तो ई से आ गया। ऑडिटर क्या देगा? एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट QAD, कि मैं ऐसा क्वालिफाइड ही ओपिनियन क्यों दे रहा हूं, मैं एडवर्स ओपिनियन ही क्यों दे रहा हूं, या फिर मैं डिस्क्लेमर ओपिनियन ही क्यों दे रहा हूं। तो ई से अपना क्या आ गया? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब रीजंस। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मैंने कहा ये नाम निर्भय है पर है डरपोक, तो मुझे प्रूफ करने के लिए सबूत, एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे ना, रीजन। यहां भी यही है, ठीक है ना।
एक्सप्लेनेशन ब्रैकेट में रीजन फॉर एनी क्या QAD, Q बोले तो क्वालिफाइड, A बोले तो एडवर्स और D बोले तो ओपिनियन ऑब्लिक रिपोर्ट इशूड बाय द कौन, ऑडिटर। यानी ऑडिटर क्या भी देगा, एक्सप्लेनेशन भी देगा QAD में कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं क्वालिफाइड ही क्यों दे रहा हूं, मैं एडवर्स ओपिनियन ही क्यों दे रहा हूं, मैं डिस्क्लेमर ओपिनियन ही क्यों दे रहा हूं, ठीक है ना, उसका एक्सप्लेनेशन रीजन भी देगा। अब मैं आपको एक और बात पढ़ाने जा रहा हूं, चले अभी नोट मत करना जब तक मैं ना कहूं। F से है बेटा फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो F से ये पॉइंट उठाया, तो आप लिखो पहले F से पहले आप ये पॉइंट लिखो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। चले स्टार्ट करें कहानी, स्टार्ट करें कहानी। हाँ जी सुनना जीरा, देखो अब एक टॉपिक वर्ड आया है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, एक वर्ड आया बच्चे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। आप ये शब्द सीखेंगे क्योंकि ये हमारे को ऑडिट में भी काम आता है, आप ये शब्द सीखेंगे और ये हमारे को ऑडिट में भी काम आता है। जरा आप सुनना स्टार्ट करना, क्या है कह रहे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आपके लॉ में नहीं लिखा हुआ, ऑडिट का पॉइंट है तो मैं आपको वहां से करवा रहा हूं, ठीक है ना। कह रहे वो सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कंपनी ने लगाई हैं, किस लिए लगाई हैं, ताकि कंपनी को लग रहा है कि ऐसा करने से ये 5 ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। यानी ये 5 ऑब्जेक्टिव पाने के लिए जितनी भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कंपनी लगाती है, बनाती है, वो सब होते हैं क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। जकारा आंदो, वो सब होते हैं क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये 5 चीजें जो कंपनी पाना चाहती है वो है क्या क्या। पहला रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, यानी हमारे अकाउंट्स रिलायबल बन पाए, हमारे अकाउंट्स पर लोगों का विश्वास रहे। समझ आ रहा है आपको। तो रिलायबल अकाउंट्स बनाने के लिए, रिलायबल अकाउंट्स को पेश करने के लिए जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कंपनी लगाती है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होते हैं। दूसरा, हमारे ऑपरेशंस यानी जो हमारे काम है वो इफेक्टिवली वर्क हो पाए और एफिशिएंटली हो पाए। क्या आपको 2 पॉइंट समझ आ रहे हैं। ये 5 चीजें पाने के लिए जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर हम बना रहे हैं वो सब अपने IFC होते हैं, वो सब अपने IFC होते हैं। IFC बोले तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। आण दो क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। बताओ बेटा 5 में से 2 बातें आपको समझ आ चुकी हैं। बताओ क्या पाने के लिए। पहला रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप सारे बच्चे बोलेंगे, जो बोले अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। क्या, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा, हमारे ऑपरेशन कैसे चल पाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तीसरा, हम लॉ का पालन कर पाए, मतलब हमारे यहां पर कोई पॉलिसीज होनी चाहिए जो अपने आप ही हमारा लॉ का पालन करवा दे। समझ आ रहा है आपको। क्योंकि अगर आप लॉ का पालन नहीं करते तो रेगुलेटरी एक्शंस होते हैं हमारे खिलाफ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाता है। तो लॉ का भी पालन हो जाए। उसके अलावा एसेट सेफ रहे, मतलब एसेट सेफगार्ड का मतलब 2 चीजें हैं अपन, आपके एसेट की चोरी भी ना हो और आपके एसेट का मिसयूज भी ना हो। आपके एसेट की चोरी भी ना हो और आपके एसेट का मिसयूज भी ना हो।
पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और लास्ट, आप फ्रॉड एंड एरर को रोक पाएं और अगर हो रहे हैं तो पकड़ पाएं। इन सब चीजों के लिए जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आप बनाते हो आजकल उसको आईएफसी ही कहते हैं, आजकल उसको आईएफसी ही कहते हैं। बोलना पड़ेगा आईएफसी का मतलब वो सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, सारे बच्चे बोलेंगे वो सारी जो हम 5 ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए करते हैं। पहला, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बोलना पड़ेगा पहला। दूसरा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। तीसरा, कंप्लायंस विद। फोर्थ, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स। और फिफ्थ, फटाफट से आईएफसी का मीनिंग लिखो यहां से, आपको यही पढ़ना है। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल से अभी तक हो जाना चाहिए था बेटा। ऑडिटर को क्या कहना होता है आईएफसी पर, जरा सुनना। ऑडिटर तो रिपोर्ट बना रहा है, ऑडिटर को सिर्फ 2 बातें बतानी चाहिए। ऑडिटर को सिर्फ, यानी आईएफसी बेसिकली है क्या, वो सारी कोशिशें जो हम फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए कर रहे हैं, वो सारी कोशिशें जो हम फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए कर रहे हैं। ऑडिटर को क्या बताना होता है कि जो ये मैनेजमेंट की पॉलिसीज थी, प्रोसीजर्स थे, यानी जो आईएफसी थे, क्या वो एडिक्वेट, वर्ड बोलना पड़ेगा, क्या वो है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जितनी पॉलिसीज होनी चाहिए क्या उतनी वहां पर है या नहीं, ऑडिटर को इस बात पे बताना होता है अपनी रिपोर्ट में। और उसके अलावा और क्या बताना होता है, और अगर ये है एडिक्वेट है तो क्या ये सही ढंग से काम भी कर रहे हैं या नहीं। मतलब आपने पॉलिसीज बना तो दी और जितनी होनी चाहिए उतनी भी बना दी, लेकिन पॉलिसी वर्क ही नहीं करती। ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, बोलना पड़ेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या ऑडिटर को ये रिपोर्ट में बताना होगा, ऑडिटर को ये बताना होगा रिपोर्ट में। क्या, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना। वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट आईएफसी, क्या कंपनी के पास एडिक्वेट आईएफसी हैं विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और किस बारे में बताना होता है, उस कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में। भाई देखो है और वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताना है। बोलो जी बोलो, बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं? तो यानी आईएफसी पर ऑडिटर को क्या करना होता है, एडिक्वेट है या नहीं, प्लस ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, एडिक्वेट है या नहीं और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं।
ए बी सी डी ई एफ प्लस कौन से मैटर्स, आओ जरा अदर मैटर्स पे मजे लगाते हैं। लेकिन अदर मैटर्स पे जाने से पहले एक पॉइंट और रह गया जिस पर हमें वर्क करना चाहिए। देखो वैसे तो सभी कंपनी के ऑडिटर्स को आईएफसी पर बताना होता है। क्या बताना होता है कि इस क्लाइंट की, इस कंपनी के आईएफसी कैसे हैं, क्या एडिक्वेट है या नहीं, और अगर है तो क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, ये आपको बताना होता है। लेकिन अब अगली बात जो आ रही है वो ध्यान से सुनना। कुछ कंपनीज के ऑडिटर को इससे दे दी गई है रिलैक्सेशन कि तुम मत बताना, तुम्हारे को ये काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, ये रही वो सब। अगर आप ओपीसी हैं, बोलना पड़ेगा, अगर आप कौन है, यानी ओपीसी के कंपनी के ऑडिटर को, ओपीसी की कंपनी के ऑडिटर को बोलना पड़ेगा, ओपीसी कंपनी के क्या करने की जरूरत नहीं है, आईएफसी पर अपना कमेंट देने की जरूरत नहीं है। या आप छोटी कंपनी है जिसको आप कहते हैं इतनी सी तो है नहीं है, देख रहे हो, चाइनीज ऐसे सेक्शन भी याद कर लो। चलो 1% कंपनी, दूसरा कौन हो गया, स्मॉल कंपनी। तीसरी बात भी जरा सुनना, ऐसी प्राइवेट कंपनी, बोलना पड़ेगा क्या, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका बीटी मतलब बोरिंग और टर्नओवर, बीटी मतलब बोरिंग और ये वो बीटी नहीं है जो आप अपने दोस्त को देते हैं। तो याद है ना, आपने आजकल स्लैंग है ना दिल्ली में, बहुत बीटी दे रहा भाई, मतलब गोलीबाजी दो का। और चलो इधर आओ, अरे लॉकडाउन के बाद से ये चल तो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा चलो छोड़ो, और किस कंपनी के ऑडिटर को, और किस कंपनी के ऑडिटर को बोलना पड़ेगा, और किस कंपनी के ऑडिटर को जो है, और किस कंपनी के ऑडिटर को जो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पर रिपोर्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसी प्राइवेट कंपनी के ऑडिटर है जिसका बीटी लेस देन 25-50 है, लेस देन बोलना पड़ेगा, लेस देन, समझ आ रहा है आपको, 25 करोड़ और 50 करोड़। अब मैं आप लोगों के आगे करोड़ की बात करूंगा तो आपको लगेगा बहुत हल्की बातें कर रहा है, समझ आ रहा है, इसलिए मैंने करोड़ तो आपको वैसे ही पता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो तो यहां लिखना है एक्सेप्शन, यहां आप लिखना है एक्सेप्शंस इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सेप्शंस में लिखना इन द फॉलोइंग केसेस कॉमा, in the following cases comma auditor is not required, in the following cases comma auditor is not required to comment on IFC, in the following cases auditor is not required to comment on IFC। आईएफसी तो समझ आ रहा है ना आपको, बताओ बेटा, उसमें पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी और तीसरा ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका बीटी बोले तो बोरोइंग प्लस और क्या, टर्नओवर, दोनों के लेस देन किसना, 25-50 करोड़। बोलो जी बोलो, ABCDEF प्लस कौन से मैटर्स, आ जाओ अब अदर मैटर्स पे उतर रहे हैं। अदर मैटर्स में बहुत जानदार पॉइंट आएगा, आपसे पूछेंगे। ABCDEF प्लस अदर मैटर, हाँ जी, लेस देन का सिंबल है वो, कोई बात नहीं। चले स्टार्ट करें फिर। अच्छा ये जो अदर मैटर्स हैं, आपने बोला था ना ABCDEF प्लस अदर मैटर्स,
ठीक है ना। अगर घर जाकर आपसे आज पूछे आपकी मम्मा पापा कि आज क्या पढ़कर आया, बोलना है LIC की पर्सनल एंट्री ABCDEF प्लस अदर मैटर्स। कहेंगे ये क्या करके गया। बस उनको फुल फॉर्म बतानी जब स्टार्ट करोगे कहेंगे वाह यार मौज कर दी बेटे। अदर मैटर्स दे रखे रूल 11 में, बोलना पड़ेगा अदर मैटर्स दे रखे कहां पर, आवाज में दम नहीं है, अदर मैटर्स दे रखे कहां पर। अच्छा इस चैप्टर के रूल कैसे होंगे, रूल 11 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2000, यानी मैं इसको याद करने के लिए बोलता हूं कार, क्या बोलता हूं, मैं ए का साउंड बड़ा क्यों कर रहा हूं, ताकि क्योंकि एक और तरह के रूल आएंगे कंपनी अकाउंट्स रूल, अकाउंट्स ऑफ कंपनी में, तो जब मैं मतलब बड़ा आ लगा, मतलब मैं, आप समझ रहे हो ना, मतलब आप उड़ा रहे हो ना, मतलब ओ सॉरी समझ रहे हो ना। तो मैं ऐसे लग रहा है वो एक हिंदी में पढ़ते थे ना स्वर व्यंजन, ऐसा कुछ याद आ रहा है, तो आप मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, फिर आपको मेरा पता ही है, एग्जाम्पल में ले लूंगा। चलो कहीं और पूछे घर में और क्या पढ़कर आए, कार फिर आपको पड़ेगी मार, रिश्ता वही। लिखो अदर मैटर्स बता रखे रूल नंबर 11 में, अदर मैटर्स बता रखे बेटा किसमें, रूल नंबर 11 में, रूल 11 ऑफ द कंपनीज अदर मैटर्स की बात करते हैं, तो उसमें पहला मैटर आप पूरा लिख लेंगे यहां से, हाँ जी। अदर मैटर्स में, अदर मैटर में पहला आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यही पहले आप नोट कर लो, ये पहले 3 पॉइंट आप फटाफट से पहले नोट करो, इकट्ठे कर लो, फिर एक ही साथ समझा देंगे आपको। ये पहले 3 पॉइंट्स आप एक साथ नोट कर लो। चले कुछ बातें करें।
मैं अब आपसे ना एक बात और कर रहा हूं इसके अंदर, एक इसके अंदर वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। किस किस को पता है? नहीं पता? बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ जी, जो हमारे खिलाफ अभी केस चल रहे हैं उन्हें मैं बोलता हूं लिटिगेशन, और जिनके फैसले आ चुके हैं उन्हें मैं बोलता हूं क्लेम्स। मतलब सुनना जरा, ए ने बी पर केस फाइल करा, ए ने बी पर केस फाइल करा, तो जब तक केस चल रहा है तब तक हम बोलेंगे केस अंडर लिटिगेशन। समझ आ रहा है आपको? और जब ये खत्म हो जाएगा, यानी जब कोर्ट ये बोल देगा तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत, हाँ जो भी फैसला है, तो हम कह देंगे यार इसका फाइनल ऑर्डर आ गया, अब तो अब आ रहा है, या तो क्लेम, हम इस वर्ड को यूज करेंगे क्लेम, या तो क्लेम हमने लेना होगा या हमसे किसी ने क्लेम लेना होगा। तो क्या आपको वर्ड समझ आ रहे हैं? ऑडिटर कहेगा जितनी भी लिटिगेशंस हैं उनसे रिलेटेड बातें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दी है या नहीं। सर केस लॉ से रिलेटेड बातें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी होती है? सर कैसी सी बातें कर रहे हो? यस, बतानी होती है। अगर इस केस लॉ में हमारे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो हमें प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, और हारने के चांसेस बहुत कम है तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाते हैं। तो यहां पर ऑडिटर यही तो देखना चाह रहा है कि जो लिटिगेशंस चल रही हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजनिंग या कंटीजेंट लायबिलिटी जहां भी उसका डिस्क्लोजर होना था, क्योंकि अभी फैसला आया तो है नहीं, लेकिन फैसला जो भी आएगा हो सकता है उसमें आप हारने वाले हो, और हारने के अगेंस्ट में आपको प्रोविजन बनाने होते हैं। तो क्या आपने, इसलिए ऑडिटर इसलिए मिनट्स बुक भी देखना चाह रहा था। आपको पता है ऑडिटर मिनट्स बुक भी इन सब चीजों के लिए देख रहा है, क्योंकि एक बात बताओ, आपका कोई पंगा पड़ता है, मीटिंग करते हो तो मिनट्स बनेंगे, तो ऑडिटर इन मिनट्स के थ्रू लिटिगेशंस भी पता लगाना चाह रहा होता है, तो इसलिए तो वो मिनट्स बुक देखना चाह रहा होता है सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो यहां पर ऑडिटर का कंसर्न सिर्फ इतना है, ऑडिटर को सिर्फ इतना बताया है कि जितनी भी लिटिगेशंस है क्लाइंट की, जितनी भी लिटिगेशंस है उन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करा गया है। क्या आपको लिटिगेशन का मतलब समझ आया? तो फिर आप बॉक्स बनाते हुए दिखेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, क्या लिटिगेशन। अदर मैटर में पहले पे क्या बॉक्स बनाते हुए दिखेंगे आप? लिटिगेशन। दूसरा क्या कंपनी प्रोविजंस फॉर मटेरियल फॉरसीएबल लॉसेस, क्या कंपनी फ्यूचर में जो होने वाले लॉसेस हैं अंडर कौन से कॉन्ट्रैक्ट? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, उनके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग कर रही है या नहीं। ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में यह भी बताना होता है उनके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग कर रही है या नहीं, ऑडिटर को यह भी बताना होता है। कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हो रही हैं? तो यानी दूसरे में आप बॉक्स बनाएंगे क्या? प्रोविजनिंग। क्या क्लाइंट कंपनी प्रोविजंस अगेंस्ट मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस बना रही है या नहीं रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आप सब पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, या सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। आपने एक नाम सुना हो कभी, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, सुना है ना? फॉरवर्ड वो सब होते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर, है ना, सुने हुए ना, वो सब होते हैं। और तीसरा एक ना फंड होता है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एक बार बोलना पड़ेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड, तो इसमें कुछ अमाउंट ट्रांसफर करने होते हैं, इसमें कुछ अमाउंट क्या करने होते हैं? तो कहीं वो अमाउंट ट्रांसफर करने में आप देरी तो नहीं कर रहे? जो अमाउंट आपको ट्रांसफर करने होते हैं उन अमाउंट ट्रांसफर करने में कंपनी देरी तो नहीं कर रही? अगर कर रही है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा कि ये IEPF पे टाइमली पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं? डिले भी है और ये ढीले भी हैं, इतने देर लगा रहे हैं ना। बोलो बेटा, 3 पॉइंट समझ आ गया आपको? यस और नो? अच्छा, फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट कोई पढ़कर मुझे मीनिंग बताए। फोर्थ के फर्स्ट का कोई पढ़कर मुझे मीनिंग बताए।
फोर्थ के फर्स्ट पॉइंट का पढ़कर कोई मुझे मीनिंग बताए, फिर आपको समझ आएगा कि आपने पैसे किस चीज़ के दिए। वीडियो देखिए वैसे कोई बता रहा है या मैं ही बताऊं? नहीं, कई बार कुछ बच्चों का मन होता है मेरी आवाज़ सुनिए। चलो फिर मैं आपको समझाता हूं, लेकिन ये समझाने से पहले मैं अभी तक के 3 पॉइंट जो अदर मैटर्स के हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं इसको समझाता हूँ और बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बातें समझ आ जाएंगी और फिर आप रीडिंग करना, आपको 100% बात समझ आएगी। ठीक है, चलो पहले मैं आपके साथ 3 बातें कर लेता हूं जो अभी तक की अदर मैटर से रिलेटेड। अदर मैटर से रिलेटेड ऑडिटर को क्या क्या रिपोर्ट करनी होगी? अदर मैटर सबसे पहले जितनी भी लिटिगेशंस चल रही है, जितनी भी क्या चल रही है, उसका डिस्क्लोजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करा है या नहीं करा। दूसरा जितने भी फोरसेबल लॉसेस है उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करी है या नहीं करी। तीसरा, कहीं आईपीएफ में अमाउंट ट्रांसफर करने में हम देरी तो समझ आ रहा है आपको। और फोर्थ, अब सुनना पहले, ये अपनी क्लाइंट कंपनी है। ये अपनी कौन सी कंपनी है बेटा? आवाज मतलब नहीं है, ये अपनी कौन सी कंपनी है? ठीक है, अभी आप 5 मिनट तक नोट मत करना। ये क्लाइंट कंपनी है, ठीक है, और लेट सपोज इसमें जो है मिस्टर एक्स कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, मतलब शेयर होल्डर भी हैं प्लस डायरेक्टर भी हैं। एक और कंपनी है, इसका नाम रख लेते हैं वाइफ कंपनी। ये वाइफ कंपनी किसकी है? मिस्टर एक्स की वाइफ की ही है, यानी मिसिस एक्स की। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मिसिस एक्स इसमें शेयर होल्डर है या डायरेक्टर है, जो भी है। अब ध्यान देना आप सब, अगर हम क्लाइंट कंपनी इसको डायरेक्टली पैसा देगी, तो बताओ बेटा, कुछ लोग चीख उठेंगे। कौन लोग? क्रेडिटर्स, अदर शेयर होल्डर्स, कि भाई तुम इनको क्यों पैसा दे रहे हो? डिबेंचर होल्डर्स, यस और नो? आवाज में दम नहीं है, यस और नो? तो अब कंपनी ने क्या करा, किसी के साथ, कोई पर्सन के साथ बात करी या किसी एंटिटी के साथ बात करी या कोई फॉरेन एंटिटीज के साथ बात करी, एक अरेंजमेंट करा उनके साथ कि हम ना तुम्हें कुछ पैसा देंगे। हम तुम्हें क्या देंगे? कुछ पैसा देंगे। और पैसा किस रूप में देंगे? या तो लोन के रूप में, या एडवांस के रूप में, या इन्वेस्टमेंट के रूप में। हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा दिखाएंगे। और तुम क्या करना बदले में ये पैसा वाइफ कंपनी, यानी वाइफ कंपनी लिमिटेड है ये, इनको दे देना। किस रूप में? ये पैसा तुम मिसिस एक्स को दे देना, या फिर उनके लिए गारंटी या सिक्योरिटी दे देना। तो इसमें 3 पार्टी हैं। फर्स्ट पार्टी का नाम होगा, ये क्लाइंट कंपनी का नाम होगा फंडिंग पार्टी। इन पार्टीज का नाम होगा इंटरमीडियरीज, और ये होंगी अल्टीमेट बेनिफिशरीज। तो यहां पर यही बात है, ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कहीं क्लाइंट कंपनी किसी के लिए फंडिंग पार्टी तो नहीं बनी हुई।
ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा क्या तुम्हारी नॉलेज में ऐसा कुछ तो नहीं है, अगर नहीं है तो हमें लिखत में दे दो कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो हुआ क्या, क्लाइंट कंपनी यानी जिसका हम ऑडिट कर रहे थे वो कंपनी ने फंड दिए किसी इंटरमीडिएट को ताकि ये फंड कहां पहुंच पाए, वाइफ कंपनी तक पहुंच पाए, यानी अल्टीमेट बेनिफिशियरी तक पहुंच पाए। किस रूप में पहुंच पाए, कोई पैसा दे रहे हो या ये कंपनी इसके लिए कोई पर क्या दे दे, गारंटी या सिक्योरिटी। तो ये सब ऑडिटर को कंफर्म करवाना है कि मैनेजमेंट कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है ना, कहीं कोई ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ये बात। वेदर द मैनेजमेंट, अगर ऐसा कुछ है तो तुमने बता दिया ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये बात ऑडिटर लिख देगा अपनी रिपोर्ट में। वेदर द मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ other than disclosed in the notes of account no funds have been advanced or loan or invested in either form, किसको, by the company to any person entity or foreign entity known as क्या, intermediary, और उनके साथ आपने क्या बना रखे, with the understanding whether recorded in writing or otherwise that intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other person identified by whatsoever name क्या, अल्टीमेट बेनिफिट, कि तुम अदर बंदे को ये पैसा लेंड कर दोगे, उधार पे दे दोगे, उसमें इन्वेस्ट कर दोगे या उसके लिए कोई गारंटी और सिक्योरिटी दे देना। तो समझ आ रहा है, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, अगर है तो आपने बता दिया ना। पॉइंट समझ रहे आप, यस और नो? क्या आपको फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट समझ आया? फोर्थ का सेकंड पॉइंट पढ़कर मुझे बताओ क्या है। फोर्थ का सेकंड पॉइंट पढ़कर मुझे बताओ ये क्या है। गलत जवाब। आप सबके समक्ष मुकुल की आवाज। भाई के कान लग रहे भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, के कहने लग रहा है, बिल्कुल बेकार। आण दो, बाकी आण दो। हाँ बाकी और कोई, और कोई सीधी सी, अच्छा हाँ जी। फिफ्टी परसेंट ठीक है, 50% अभी जरूरत है। बिल्कुल गलत। इधर आओ, मैं आपको बताता हूं। अब मेरी बारी भाई, मैं भी खेलूंगा, मुझे नहीं खिलाते तुम। इधर जरा सुनना, सीधी सी बात है, नो बकवास है। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कहीं क्लाइंट कंपनी इंटरमीडिएट तो नहीं बना हुआ किसी का। ये जो अच्छा करा ना कईयों ने क्या कहा है, हाँ ये मैं पता था भाई, पैसे दिए वसूले ना, इनको ही बताने दो। पॉइंट जरा समझो, उस केस में क्लाइंट कंपनी फंडिंग पार्टी था, इस केस में क्लाइंट कंपनी इंटरमीडिएट है। तो यानी इसके अंदर सेकंड पॉइंट यही आ गया, कहीं क्लाइंट कंपनी किसी का इंटरमीडिएट तो नहीं बना हुआ। पहले केस में क्लाइंट कंपनी क्या था, फंडिंग पार्टी, और दूसरे केस में क्लाइंट कंपनी जो है मतलब इधर का माल उधर तो नहीं कर रहा, यानी कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं बना हुआ। किसी और का मैनेजमेंट, अगर आप किसी और के इंटरमीडिएट बने हो तो वो भी हमें बता दो। तुमने दिखा दिया ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर तुम किसी की फंडिंग पार्टी हो तो भी तुमने बता दिया है, और अगर तुम किसी की इंटरमीडिएट हो तो तुम भी दिखा दिया तुमने। अगर तुमने नहीं दिखाया और मेरी नजर के सामने जिगर के पास ये चीज दिख गई तो फिर उस केस में मैं अपनी रिपोर्ट में बता दूंगा कि मैनेजमेंट ने तो ये बताया नहीं। बोलो जी बोलो, कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई है?
आवाज में दम नहीं है, यस या नो? और थर्ड पॉइंट तो बहुत ही आसान है, ये फोर्थ के अंदर 3 पॉइंट थे। Based on such audit procedure, the auditor has considered reasonable and appropriate in the circumstance that nothing has come to the notice that caused them to believe that representation contain any material misstatement. ऑडिटर को कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि जिसपे ऑडिटर कह पाए कि क्लाइंट क्या है, फंडिंग पार्टी है या इंटरमीडिएट पार्टी और इसकी वजह से कोई फ्रॉड हो रहा है। इसके लिए ऑडिटर क्या कहेगा, मैंने अपने प्रोसीजर के बेसिस पर यह कह पा रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऑडिटर को खुद भी चेक करके देखना पड़ेगा, कहीं मैनेजमेंट ना बता रही हो तो आप चेक करके देखो क्या पता हो, और अगर है तो आप बताओ। क्या आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अभी नोटिंग करवा देंगे एंड में, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना, एंड में सही रहता है। पॉइंट जरा सुनना, मुझे पता है आप वेरी चलाक, नहीं तो इसी में टाइम निकाल देंगे। 2 पॉइंट के बाद हम ड्यूटी खत्म हो जाएगी अपनी। जरा सुनना, अगर इस साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है, अदर मैटर में फिफ्थ मैटर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अदर मैटर में कौन सा मैटर? और फिफ्थ मैटर ये कहता है अगर इस साल कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया है, अगर इस साल कंपनी ने कोई बोलना पड़ेगा, अगर इस साल कंपनी ने कोई तो क्या डिविडेंड जो डिक्लेयर करा और जो पे करा एज पर सेक्शन 123 करा है या नहीं? अच्छा चलो, मैं अब आपके साथ एक और बात करता हूं। आप सबके फोन में किसका फोन आया, किसको आपने फोन करा और किसके लिए आपने कहा चंडीगढ़ वालिए मिस कॉल आना है? यानी किसकी मिस कॉल आई, कोई आउटगोइंग कॉल थी और कौन सी इनकमिंग कॉल थी, उसकी एक हिस्ट्री होती है। समझ आ रहा है? उसको आप कहते हैं कॉल लॉग। यानी कॉल लॉग क्या बताती है, आपकी कॉल की हिस्ट्री बताती है कि किसको आपने कॉल करा, किसने आपको फोन करा और किसने मिस कॉल मारी और क्या रहा, वो सारी है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, सुनना जरा। देखो एक बारी बुक ना, अब थोड़ा से इस पेन भी दिखाओ। अब ये देखो, अगर मैं ये पेज है, इस पर अगर मैंने हल्का सा कुछ भी काटा पीटी करी है तो आप सबको जब भी इस पेज से निकलोगे तो आपको दिखेगा यहाँ कुछ कटिंग हुई हुई है। समझ आ रहा है आपको? यस और नो? लेकिन जब ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बनते हैं, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, ये देखो मैंने कुछ लिखा, मैंने हटा दिया, कोई बता ही नहीं सकता यहाँ पर पहले कुछ लिख कर हटाया गया है। यस और नो? तो इसलिए 1 अप्रैल, यहाँ डेट मैं अमेंड कराऊंगा, 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल कब से बोलना पड़ेगा, 1 अप्रैल कंपनीज को कहा गया कि आप सब जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कंपनी को कहा गया आप अपने यहां पर जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको एक फीचर प्लस करवाना पड़ेगा और उस फीचर का नाम है एडिट लॉग या ऑडिट ट्रेल, जिसके अंदर उस फीचर का नाम है एडिट लॉग। वैसे तो आपने सुने होंगे बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, लेकिन ये क्या है, एडिट लॉग। एडिट लॉग में क्या होगा, कंपनी ने कब जर्नल एंट्री डाली और कब उसको हटाया, ये सब भी दिखेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो यानी इन्होंने क्या बोला, यहां पर 2022 लिखा है, यानी अब आप 23 कर देना, अमेंडमेंट आगे 23 हो गया था। तो 1 अप्रैल 2023 से सभी कंपनी को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी ऐड करवानी है जिसका नाम क्या है, ऑडिट ट्रेल या एडिट लॉग। इससे क्या होगा कि अगर कुछ एडिशन डिलीशन करा गया है वो सब भी दिखेगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? बोलो यस और नो? ठीक है ना? और द सेम हैज बीन, और सिर्फ आपको डलवाना ही नहीं है फीचर, ऑपरेट भी हो वो पूरे साल, ताकि आपकी ऑल ट्रांजैक्शन पता चल पाए और आपने क्या क्या, और ऑडिट ट्रेल वाले फीचर से कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं करेगा। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? और ये द ऑडिट हैज प्रिजर्व्ड बाय द कंपनी बाय द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉर्ड रिटेंशन। और ये वाले रिकॉर्ड जो जिसमें एडिटिंग वाली चीजें भी इंक्लूड है, ये आपको तब तक संभाल के रखने के लिए कहा जाएगा जब तक आपको, वैसे 8 ईयर्स होता है, 8 साल तक, यहाँ नहीं लिखा हुआ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो आपको ये सब संभाल के भी रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आप फटाफट से पहले पॉइंट नंबर 4, फिर 5, फिर मैं 2 पॉइंट आपको लिखवा दूँ, आप लिख लेना। 4th के अंदर ये 1st और 2nd लिख लो। अब देखना स्पीड नोटिंग करने की।
इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपको लॉ में कोई होमवर्क तो नहीं दिया था अभी तक? डिस्क्वालिफिकेशन के नीचे वाले क्वेश्चन दिए थे। अब जितने टॉपिक्स हो चुके हैं ना बेटा, सबके क्वेश्चन कर लेना। अब आप नहीं, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है बच्चे बात सुनते हैं और एक होते हैं बच्चे बात मानते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। पिछली क्लास में मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ सुना ही था। इस बारी मैं उम्मीद के साथ भेज रहा हूं, मानोगे। ऐसी पिछले बैच में भी एक बच्चा करता था, फिर बेटा तो जो साथ साथ होमवर्क करेगा वो सही रहेगा। एंड में बर्डन बढ़ जाता है, अभी पता नहीं चलेगा आप लोगों को। वादे जो आप करते तो थे भगवान को, वो पूरे भी तो करो कि अगली इस बारी पास करा दो, अगली बारी पहले दिन से पढ़ेंगे। भगवान प्लस लास्ट बारी कह रहे हैं, अब आगे से नहीं बोलेंगे। ये आपने 12-13 बारी भगवान को वादा करा था, 15 हो गए तुम्हारे, ठीक है ना सर? हम तो यूटी तक में भी कह देते थे। आज भगवान देख रहा है कि इसको अपने वादे याद है या नहीं। कहीं भगवान आपको बोल दे बेवफा। ये वाला पॉइंट जब नोट हो जाए सारे बच्चे बता देना। यहाँ तक जब हो जाए नोट तो बता देना। अच्छा, किसी का रह गया हो तो बताओ। अच्छा, फोर्थ का फर्स्ट सेकंड हो गया। फिर अगर हो गया तो फिफ्थ में वो वाला पॉइंट लिख लो कि डिविडेंड वाला पॉइंट। तो आप फिर जब तक बच्चे ये नोट कर रहे हैं, आप फिफ्थ पॉइंट तो बुक से एज इट इज लिखना है, सिक्स्थ मुझे लिखवाना है।
भाई ये उसके बाद कुछ है ही नहीं, क्या करूं बेटा बताओ। ये ऐसे लगे मेरे को आप लोग जैसे इशारे कर रहे हो ना, पार्किंग वाले लग रहे हो। आड़ दो ये देखो यहाँ पर खड़े होके तुम्हें लगेगा भाई कितना सेकंड पॉइंट आखिर इतना है क्या। अच्छा फिर इसके बाद आपको ये लिखना है पहले पॉइंट नंबर 5 पूरा। फिफ्थ पॉइंट लिख लिया। फिर चलो 6th में डिक्टेट करता हूं, फिर क्लास आपका ओवर हो जाएगी। सेकेंड अगली क्लास में बेटा इसको सब बच्चे इसको ना फ्रेम करवा कर आएंगे सेकंड पॉइंट को। 6 पॉइंट मैं लिखवा दूं तब तक जिन बच्चों का नोट 6 लिख लो, फिर आप लिखते रहना ताकि सारे बच्चे फ्री होंगे। हाँ आ रहा बेटा, रुको रुको अभी सब्र करो। लिखो 6 पॉइंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 6 पॉइंट लिखो 6th with effect from 1st April 23 company is required to add audit trail ये रहा audit trail oblique added log feature in its accounting software। समझ आ रहा है आपको? आपको आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये फीचर ऐड करना। ऑडिटर देखेगा ऐड हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो सही ढंग से चला है या नहीं, और किसी ने इसके साथ छेड़खानी तो टेम्परिंग तो नहीं करी। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, बाकी बातें